जी मैं जर्मनी में 2013 में पहली दफ़ा आया था। एक टाइम जब आ जाता है कि आप उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार होते हो, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप वो चेहरे, कुछ पता नहीं होता इनके बाद कुछ चेहरे देख पाते हैं या नहीं। अक्सर हमारे साथ ऐसा हो चुका है, परदेश में हम रहते हैं, काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं, हम वापस नहीं जा सकते, तो काफ़ी चेहरे हैं जो तकरीबन लास्ट टाइम ही देखे थे। तो वो जो फीलिंग्स है अक्सर जो परदेश में उनको बेहतर पता है वो कैसी होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, बोनस तारदेस, बोना तारदा, बोनसेरा, कालिस पेरा कुटनाबन जम्बो गनायरन हाय एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अज़हर कियानी। जैसा कि आप जानते हैं कि रोड शो में एक प्रदेश की एक कहानी में आप मुझे कहीं ना कहीं देखेंगे, फ्रैंकफर्ट में या किसी और शहर में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फ्रैंकफर्ट में और मेरे साथ एक दोस्त, एक भाई मौजूद हैं। उनसे आज उनकी स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जमाल नासिर है। जमाल नासिर भाई। तो जमाल नासिर भाई, आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? जी मेरा तल्लक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। और जर्मनी में आप कब से हैं? जी मैं जर्मनी में 2013 में पहली दफ़ा आया था छुट्टियां गुजारने, देखने, लेकिन मैं प्रॉपरली 2017 में मैं जर्मनी आया था। तो आप पाकिस्तान से जो है वो अपने यूरोप में या कब आए सबसे पहले? जी मैं सबसे पहले मेरे वाल साहब थे जो कि इटली में थे, तो बस फिर फैमिली वीज़े के हुआ, फिर हमारी फैमिली साहब इधर आ गए। सिर्फ एक भाई जो पाकिस्तान में है, उसके अलावा इटली में मैंने थोड़ी तालीम हासिल की, काम वगैरह भी किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जर्मनी और इटली में जो फ़र्क है उसमें आप जर्मन में बहुत सिक्योर, तो अच्छा, अच्छे फ्यूचर के लिए। जी। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि किस एज में आप पाकिस्तान से इटली आए? जी मैं उस वक्त तकरीबन 14 या 12-14 साल का था, काफ़ी अर्सा पहले, 2007 में मैं। अच्छा, 2007 में आप 12-13 साल के थे। मतलब एक 12-13 साल का बच्चा जब अपना मुल्क छोड़ता है, अपनी फैमिली छोड़ता है, नॉर्मल आपके वालिदैन तो इधर थे, लेकिन हमारे जो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, दादी दादा और फूफियाँ मासियाँ, ये सभी छोड़ के आना ज़रा मुश्किल होता है। तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त जब आप 13 साल में आए? सबसे पहले जब तो इंसान को होता है कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, एक बहुत खुशी होती है। लेकिन एक टाइम जब आ जाता है कि आप उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार होते हो, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप वो चेहरे, कुछ पता नहीं होता इनके बाद कुछ चेहरे देख पाते हैं या नहीं। अक्सर हमारे साथ ऐसा हो चुका है, परदेश में हम रहते हैं, काफ़ी मजबूरियाँ होती हैं, हम वापस नहीं जा सकते, तो काफ़ी चेहरे हैं जो तकरीबन लास्ट टाइम ही देखे थे। तो वो जो फीलिंग्स है अक्सर जो परदेश में उनको बेहतर पता है वो कैसी होती हैं। लेकिन परदेश वर्ड है जो, ये बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो फीलिंग्स है वो बहुत मुश्किल है बयान, वो कोई भी नहीं बयान कर सकता। जैसा कि हमारे त्यौहार हैं, ईद होगी, मेरे ख्याल में तकरीबन 10-15 साल से मैंने ईद पाकिस्तान में नहीं मना सका। अच्छा, कुछ चंद वजूहत आ गई, आप काम की वजह से, या फैमिली बिल्कुल इधर है, किसके साथ वो बंदा कहता है इधर फैमिली के साथ। वो तस्वीरें जो वो दोस्त अहबाब को जब देखते हैं तो एक मुख्तलिफ फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 13 साल में बच्चा जब सुनता है कि ये कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो बड़ा खुश होता है। आपके साथ कुछ ऐसा था? बिल्कुल यही थी तकरीबन। एक जब लगा जी वीज़ा लग गया, फिर अपने अब्बू के पास जाना। हाँ, तो वो फिर एक खुशी थी जनाब, बिल्कुल हम जी जा रहे हैं फैमिली के साथ भी, बिल्कुल ऐसा था। लेकिन जब यहाँ के जो हालात देखे, ज़ुबान का मसला होता है, फिर उस माहौल में एडजस्ट आना, तो काफ़ी हार्ड टाइम होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ सबसे पहले हमें जो ज़रूरी चीज़ होती है इस प्रदेश में, वो ज़ुबान होती है। चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, वहाँ पे हमें ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ज़ुबान बड़ी ज़रूरी है। जब अब 13 साल की उम्र में इटली आए, पार्ला इटालियानो? पार्लो मैं 4 ज़बानें का कह लें। अच्छा। पाकिस्तानी, इटालियन, जर्मन और इंग्लिश में है, क्योंकि मेरी स्पेनिश लातीनों में से आती है, स्पेनिश, इटालियन, ब्राज़ीलियन। स्पेनियन वो जो अल्फाज हैं वो बंदा समझ सकता है काफ़ी ज़्यादा, जो एक जैसे है इटालियन की तरह। Sprechen Deutsch auch. Sprechen Deutsch auch. Aber schon English auch. Die Sprache das reicht so. ओके, ज़ेर गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि स्टार्ट में आके जब पहले 2 दिन मतलब खुशी थी या गमगीन हुए थे? नहीं, जब आप एकदम जहाज़ से उतरते हैं, आप एक दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। आप यहाँ का नज़्म व ज़ब्त देखते हैं,
कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती, कुछ चीज़ें आप देखते हैं और आप एक आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने यहाँ पे अच्छा फ्यूचर देखना है तो सीखना, इनके माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में आ जाए। चंद घंटे के जो सफ़र है वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। सही। तो अच्छा, इटली आप आए तो वहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी स्टार्ट में, कि एक छोटा सा बच्चा है 13 साल का, 14 साल का, तो उसके लिए क्या जो चैलेंजेस थे उसके सामने? सबसे पहले जब आप आते हैं तो आपको तकरीबन जब एंट्री आप इटली में करते हैं तो अगले दिन वो परफतूरे वगैरह का एक सिस्टम होता है, आपको अंदराज कराना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको वो तो अब्बा जी थे ना आपके? वो तो सब कुछ था, लेकिन जब आपको स्कूल जाना है, स्कूल में अब्बा जो नहीं होते, लेकिन वो ज़ुबान का मसला, फिर आपको वो ज़ुबान सिखाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं तकरीबन फ़ुटबॉल भी खेलता रहा हूँ इटली में भी। अच्छा, आप खिलाड़ी भी हैं? जी, जर्मनी में भी। वैसे भी मैं देख रहा था, मैंने कहा हमारे पास आज खिलाड़ी आ गए। गर्मी भी है जर्मनी में, जैसा कि आज गर्मी बढ़ी है। 6-7 सालों में ये पहला साल है कि आपको 6-7 दिन इकट्ठे गर्मी के मिले हैं, जिनमें 38, 37, 36 का टेम्परेचर है। लेकिन हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं इस 35 को, हमें तो कुछ नहीं है, हम 45 वाले हैं। चलें, वो हम तो पता है आपको? हम तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है वक्त के साथ साथ आपके जो बॉडी है वो भी टेम्परेचर बदलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बंदा वो यूज टू हो जाता है ना, जिस भी शहर में या कंट्री में रहते हैं आप 15-20 सालों में वैसे ही आपकी तब्दीली आ जाती है, बॉडी उस चीज़ को ले लेती है। लेकिन एक स्पोर्ट्स ये है कि आपको कोई भी हो उसको स्पोर्ट्स करनी चाहिए। हम यूरोप में रहते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे एडवांटेज हैं, अच्छे ग्राउंड्स हैं, बाकी आप पे है कि आप कितना दिलचस्पी। अच्छा, ये बताइएगा कि वो आप जब स्कूल में कभी शुरू में दिल चाह के यार छोड़ के भाग जाऊँ यहाँ से? दिल तो बड़ा करता है, लेकिन बंदा भाग नहीं सकता ना, क्योंकि आपको पता होता है, क्योंकि एक बच्चा है, उसके सामने एक लैंग्वेज ऐसी है जिसकी वो लोग बे नहीं जानता। आपने कभी सुना ना पाकिस्तान बुongiorno? वो ये तो नहीं, लेकिन वो तो है, लेकिन वालिद साहब अक्सर कहते होते कि इधर आना है तो ज़ुबान सीखो। तो मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता रहता था वहाँ से ही। तो मैंने जर्मन भी, मैं स्कूल वगैरह नहीं गया। अच्छा। मैंने यूट्यूब से सीखी है। तो बाकी यहाँ पे दोस्त अहबाब हैं, काम के जो कोलीग्स हैं, फुटबॉल की वजह से बंदा जर्मन सीख सकता है। जब आप इनमें बैठोगे, इनको समझने की कोशिश करोगे, आप इंटरेस्ट रखोगे तो आप सीख जाओगे। सही। मुश्किल। अच्छा, आप इटली में कहाँ तक फिर पढ़े? मैंने इटली में स्कूल में था, नॉर्मल 10 ईयर्स जो कॉलेज जिसे कहते हैं वो किया। फिर उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया था। अच्छा। जो मेटल मैकेनिकों में। अच्छा। तो उसके बाद जॉब मिल गई थी, तो जॉब के साथ आगे बढ़ते रहे जिस तरह। और उसके बाद आप इटालिया से जर्मनी आप क्यों मूव हुए? जर्मनी बस वही है कि यहाँ पे हॉलीडेज़ भी किए, उसके बाद कुछ फैमिली मेम्बर्स भी थे, तो यहाँ पे आके देखा कि बंदे को अगर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो बस एक शौक़ था कि चलो जर्मनी में शिफ्ट हो जाए। हम सारी फैमिली फिर जर्मनी में मूव हुए, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जॉब वगैरह। अच्छा। अपना कारोबार वगैरह सारा कुछ सिस्टम। अच्छा, वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक नज़र से प्यार हो जाता है। आप जर्मनी आए, एक नज़र में प्यार हो गया जर्मनी से, फिर आपने कहा कि नहीं यार अब इधर ही रहना है। वो मैं इंग्लैंड भी जाता रहता था, लेकिन इंग्लैंड में जो मौसमी सूरत हाल, आप एक यूरोप का कल्चर हो रहा है, एक इंग्लैंड का कल्चर हो रहा है, तो उस वजह से मैंने इंग्लैंड से बेहतर जर्मनी को समझा, इनका जर्मनी बेहतर रहेगा। और जर्मनी में आपको काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप मेहनती हो, आपके साथ बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सही। तो जर्मनी जब आए तो मैं भी चाहूँगा कि जो स्पेन से या फिर इटली से लोग बहुत सारे आए हैं जर्मनी में, तो आपके सामने कौन से बड़े चैलेंजेस होते हैं जब आप स्टार्ट में जर्मनी आते हैं, स्पेन से या फिर इटालिया से? जब आप सबसे पहले जो चैलेंज होता है आपको, वो होता है काम का। अगर आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आपका कोई अच्छा मालिक है जो आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो कि इनकी डिमांड में है, क्योंकि वो उसकी सैलरी देखी जाती है, उसके अखराजात के बाद उसे कितने पैसे बचते हैं, ये चीज़ें जो ज़रूरी वो देखते हैं। सही। और अक्सर बंदे जो हैं वो जो कम तनख्वाह है या मिन्नत लोन है वो करते हैं, उसकी वजह से उनको मुश्किलात होती हैं। अगर आपकी सैलरी स्लिप अच्छी है तो आपको बआसानी इजाज़त मिल जाती है। वो हर जो कहते हैं ना, अपने सूबे का एक कानून होता है इसमें,
तो सबसे ज़रूरी है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपके पास है ज़ुबान। सही। ज़ुबान सीखने के लिए आपको स्कूल भी जाना ये भेजते हैं। अगर आप नहीं जाते तो ये आपके कार्ड को जो रीन्यूअल प्रोसेस है उसमें मैं ये मसला कर सकते हैं। लिहाजा जो दोस्त अखबार चलो जिनके कुछ दोस्त होते हैं वो उनकी हेल्प कर देते हैं। और अक्सर ही जो इटली स्पेन वगैरह से और ग्रीस से जो लोग आते हैं वो एक दूसरे के तलक से ही आते हैं। तो आगे उन पे होता है कि वो किस तरह काम, आपको 1 साल के लिए उस मालिक के साथ काम करना पड़ता है। अब जब उस मालिक के साथ 1 साल आपका काम ख़त्म हो जाता है, जैसा कि मैंने बोला हर सूबे का अलहदा कानून होता है। आजकल जो मेरे ख्याल है इधर फ्रैंकफर्ट में और गीज़न वगैरह में है वो आपको 4 साल का कार्ड बना देते हैं, लेकिन कानून वही है कि आपको 1 साल उस मालिक के साथ काम करना ही करना है। सही। अच्छा जमाल भाई, हमें ये बताइएगा, जो लोग इटली से यहाँ पे जर्मनी सेटल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वहाँ पर उनके पास कौन सा कार्ड होना चाहिए अगर वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? ये बताइए ताकि हमारी जो वीडियो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर तो आपके पास जो पासपोर्ट नहीं है, आपके पास है कार्ता दी सजोर्नो इल्लिमिटातो, उस पे आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट लेना है इधर, कार्ता दी सजोर्नो इल्लिमिटातो, वो ज़ीलो पॉलिटिक ना हो। उसके अलावा अगर आप किसी यूरोपियन मेंबर से शादीशुदा हैं लेकिन आपके पास फैमिली वाली सजोर है, वो 2 साल की है या 5 साल की है। सही। आपका वो फैमिली मेम्बर है, फ़र्ज़ करो आपकी वाइफ या हस्बैंड वो इटालियन है, आप जर्मनी में मूव होते हैं, तो जो यूरोपियन मेंबर है जो यूरोपियन यूनियन का, उनके लिए कानून ये है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले वो 250 मिंदस 250 का कम से कम उनके पास काम हो, वो यूरोप में शिफ्ट हो सकते हैं। सही। उनकी बेस पर जब वो पहले इधर आएंगे तो यूरोपियन कानून के मुताबिक उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी इधर रह सकते हैं और उनको कुछ अरसे के बाद यहाँ पे 5 साल का कार्ड मिलता है। सही। वो जैसा कि यहाँ पे बेहतर होता है आप वकील ले लो, वकील आपकी फ़ीस तो चार्ज करता है लेकिन उनको हर कानून का पता होता है, से गाइड करता है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, आपका काम जल्दी करवा सकते हैं। सही। तो जैसा कि काम का कॉन्ट्रैक्ट हो नॉर्मल है, जो अगर नॉर्मल सजोर कार्ता सजोर के साथ हो, अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई यूरोपियन है फिर आपको मसला नहीं है, वो आपका काम जल्दी हो सकता है। सही। फिर आपको जो ये सजोर दे देते हैं उस पर आप कहीं भी काम कर सकते हैं। मतलब 1 साल जो है वो आपने इसी मालिक के पास काम करना है, पहले के पास जिसके पास आपने काम स्टार्ट किया है। तो आप क्या समझते हैं जो इटली से लोग आना चाहते हैं यहाँ पे उनका फ्यूचर ब्राइट है, वो आए यहाँ पे काम ढूंढें और उनके लिए कैसे मौके हैं? जो तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक है हमारे यहाँ 2 तबके हैं, एक है पढ़ा लिखा तबका, एक है जो हाथ का कोई काम जानता है, कोई कसाई का काम जानता है या पिज़्ज़ा बनाना जानता है। पिज़्ज़े बेकर रेस्टोरेंट के काम बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन बात वही आ गई सैलरी स्लिप उनकी वो क्या बनेगी उसके मुताबिक। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जहाँ पे आप ऑनलाइन आप कोई भी कंपनी है उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट जॉब ऑफ़र कर सकती है। मसलन इंजीनियर हो गए और बहुत सी कंपनीज़ हैं जो उनका आईटी वगैरह की, आप उनसे इजीली डायरेक्ट कंपनी आपको ईमेल में अप्लाई करो, कंपनी आपको डायरेक्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेज देती है। तो इस तरह भी हो सकता है। मतलब ये है कि आप समझते हैं कि इटली और स्पेन से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर है, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाई ज़रूर करें। किस्मत आजमाई ज़रूर करनी चाहिए। हम ज़ाहिर अगर पाकिस्तान से निकल गए हैं तो आगे तो यूरोप में तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। सीधे यही बात आ गई कि अगर आपका कोई दोस्त अहबाब है आप उसके साथ उसके पास पहले जाएं, विज़िट करें, आप वहाँ के जो इटाली में कमूने कहते हैं, इधर राट हाउस कहते हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लें, क्योंकि हम लोग अक्सर गूगल पे जो चीज़ हो गूगल पे कहते हैं जी सर्च कर लें, लेकिन हमें प्रॉपर मालूमात वो नहीं मिलती बाज़ औक़ात। तो बेहतर होता है क्योंकि जर्मनी में हर सूबे का अलग कानून है, उस कानून के मुताबिक वो काम करते हैं। तो लिहाजा बेहतर है आप जिस जगह जाना चाहें वहाँ के कमूने से पहले इंफॉर्मेशन ले लें। आप किसी दोस्त को साथ ले जाएं जिसको ज़ुबान आती हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सही। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मैं 2017 से हूँ अभी। 2017 से अभी तक आप क्या समझते हैं कि आपने कितना टाइम रहे आप इटालिया? तकरीबन 10-12 साल से ज़्यादा। 12 साल आप इटालिया रहे हैं, यहाँ पे 7 साल हो गए तकरीबन। जी भी। तो दोनों का अगर मुआवजा किया जाए तो किसको बेटर समझेंगे? मैं इकोनॉमी वाइज भी और
लिविंग स्टैंडर्ड भी सब कुछ बताइए। मैं ऐसा ये कहना चाहूँगा, इटली में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम भी रहा है, सब कुछ ठीक था। तो यहाँ भी मैं कहता हूँ ज़्यादा उसको मतलब जो सिक्योर फ्यूचर है वो आपका जर्मनी में है। उसमें ये है कि अभी कुछ इटली के हालात भी बेहतर हुए हैं, लेकिन 2010 के बाद इटली के हालात कुछ बदल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा वजूहत हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पे भी अभी कुछ इलाकों में काम नहीं है, कुछ में है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ निज़ाम चलते रहते हैं। सही, लेकिन फिर भी आप ये समझते हैं कि जर्मनी जो है वो बेटर है बनिस्बत इटली या स्पेन के? जर्मनी में आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मेहनती हैं, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी मेहनत करके आप अपना मेहनत को रंग ला सकते हैं। तो ये जर्मनी का आसान टारगेट है। अगर आप मेहनती हैं, आप हार्ड टाइम के सामने डट के खड़ा होना जानते हैं कि किस तरह मैंने फ़ेस करना है, किस चीज़ को फ़ेस करना है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में आ गए हैं, जी जर्मनी में आ गए हूँ, घर में बैठे हैं, आप बाहर नहीं गए, कोई रास्ता नहीं है, वो कहते हैं ना जड़ा घर भी पैड़ा लोर भी पैड़ा। तो जो काम करने वाला हो जहाँ कहीं भी हो वो काम करता है। अच्छा ये बताइएगा कि आप काम क्या करते हैं? मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक रेस्टोरेंट भी चला रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं एक फैक्ट्री में 7 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, बड़े मेहनती हैं आप तो बाकी बस मेहनत करनी चाहिए। लेकिन मैं 7 साल से उसी फैक्ट्री में हूँ। हमारे पास ये गैस्ट्रोनोमी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, बड़ी बेकरी हैं। अच्छा। वो हमसे ये अंडे, चीज़, केज़े जिसको वो कहते हैं अपनी ज़ुबान, वो ऑर्डर करते हैं। तो हमारे 300 कस्टमर्स हैं। तो तकरीबन 7 साल से मैं उससे आया हूँ, लेकिन 2-3 साल से मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाया फैमिली के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मतलब आप मुतमईन हैं अपनी यहाँ की ज़िंदगी से? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़। अच्छा, प्रदेश की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, कभी दिल चाहा कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान चलें? दिल तो चाहता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान वालों को फ़ोन करो, वो जो हालात बताते हैं, बंदा कहता है इधर ही आ, डर ही जाता है ना, डर ही जाता है। उसके बाद तरह ही निकल जाता है। सोशल मीडिया पे आजकल आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है। सही। तो अगर हमारे मुल्क के हालात ठीक हों तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी इधर रहना चाहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर हमारे मुल्क के हालात, हमारे हुक्मरान अमीर हैं, काम करने वाले आम आदमी को देख लें तो उसके कोई हालात नहीं है। अगर बस हमारे हुक्मरान ही अमीर होते जा रहे हैं, बस हुक्मरान उनको नसीब हो अमीरी। हुक्मरान हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो बस क्या कहते हैं, खामखा ही हैं। हुक्मरान जो भी हैं उनके देख लें, इधर वो जब आते हैं प्रोटोकॉल ले जाते हैं, उनके पास जो पैसा वो इधर ले आते हैं, हम पैसा वापस भेज देते हैं। ईद मनाने के लिए इधर आ जाते हैं। हाँ, हम पैसा वापस भेजते हैं, वो फिर इधर ले आते हैं। बस ये खेल चल रहा है। तो हम तो अल्लाह से दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कायम व दायम रखे और इन दुश्मनों से बचाए। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी बात करेंगे, आप माशाल्लाह खिलाड़ी भी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं आप? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हमारा यूथ फुटबॉल क्लब है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। उसके अलावा पाकिस्तान में खेलने के बाद मैं इटली में भी खेला हूँ। तो जर्मन में भी मैंने, यहाँ पे एक होती है ग्रुप्स वाइज होते हैं, तो मैंने क्राइज लीगा खेला है। उसके बाद एक उबर लीगा होती है, उनके टूर्नामेंट हैं, उसमें भी मैं खेलता रहा हूँ कुछ। यहाँ पे भी खेल रहे हैं? यहाँ पे मैं अभी तक खेल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इस क्लब के साथ? मैं, हमारा ये वेस्लर में है नौ लॉफ्टोर्फ। तो उनको मैं 7 साल से उसी टीम के साथ हूँ। तो प्रॉपर उसके अलावा कोई नहीं। तो हमने क्राइज लीगा आ भी खेली है, बे भी खेली है। लेकिन आप वक्त के साथ साथ जब आप बूढ़े होते जाते हैं, आप नहीं यार तुसी तो बड़े जवान हो जी। बस जवानी साथ साथ ही है। लेकिन वक्त हमारा पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नेटवर्क अभी भी है जो कि यूथ फुटबॉल क्लब के नाम से है। और हम हर साल पूरे पाकिस्तान से टीमें मंगवा के वहाँ पे टूर्नामेंट करवाते हैं, जिसका शायद मीरपुर की जो अवाम है उनको पता होगा। मीरपुर में डिग्री कॉलेज है, उसमें हर 2 साल या 1.5-3 साल बाद एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया जाता है। और हमारा जो मिशन है कि हमारे मीरपुर के जो नौजवान बच्चे हैं, तो हमारे दोस्त अहबाब जो कि यूके में बहुत ज़्यादा हैं, यूरोप में तो तकरीबन हम 5-6 लड़के ही हैं, यूके में हमारे तकरीबन बहुत ज़्यादा एक्स प्लेयर हैं। और जो नए कुछ यंग भी आए हुए हैं, तो वो अपना हिस्सा डालते हैं। हम गैदरिंग भी करते हैं, गेट टुगेदर होता है, तकरीबन 100-50 बंदा होता है उधर। वो फिर सबसे बात करके, सबसे मशवरा करके हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अच्छा। और 1988 में यूथ फुटबॉल क्लब की टीम बनी, जिसके ताहयात चेयरमैन अख्तर अली सिद्दीकी साहब, जिनका तल्लुक़ गुजरांवाला से था, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में जगह दे। मीरपुर में हमें जैसा कि बताया गया कि हमारे क्लब के सदर हैं चेयरमैन अजमल महमूद साहब, उन्होंने बताया कि मीरपुर में जो फ़ुटबॉल था वो अख्तर अली सिद्दीकी साहब ने दिया था। तो जमाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। आपकी स्टोरी, आपकी परदेश की कहानी, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि मैं परदेश की कहानी पे काम कर रहा हूँ, तो आज एक बड़ी अच्छी स्टोरी आप
को सुनने को मिली हमारे नाजरीन को, तो एक आखिरी मैसेज क्या करेंगे? मैसेज ये करना चाहता हूँ कि हम परदेश में हैं तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम जितना मर्ज़ी अरसा इधर रह लें, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। तो लिहाजा ऐसे अच्छे काम करें कि पाकिस्तान का नाम लोग अच्छे पॉजिटिव तरीक़ों से याद करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें और पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें और पाकिस्तान को चोरों लुटेरों से बचाएं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसके बाशिंदे हैं, और पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अपने मेज़बान अज़हर कियानी को दीजिए इजाज़त, अगली स्टोरी के साथ मिलते हैं जी।